सबसे पहली कैटेगरी हो गई हमारे पास कंप्लीट, दैट कैटेगरी इज़ द अल्काइलेटिंग एजेंट्स। नेक्स्ट आते हैं एंटी ट्यूमर एंटीबॉडीज़। एंटी ट्यूमर एंटीबॉडीज़ की जब हम बात करते हैं ना, तो इसमें आती हैं ग्रोथ इनहिबिटिंग कंपाउंड्स होते हैं। ये बाइंड करते हैं डीएनए के साथ थ्रू इंटरकलेशन बिटवीन स्पेसिफिक बेसिस, यानी इनकी स्पेसिफिक बेसिस के साथ इंटरकलेट होकर ये डीएनए के साथ बाइंड करते हैं। और ये क्या क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं, एक तो ये डीएनए आरएनए के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देंगे, डीएनए स्ट्रैंड की ब्रेकेज कोज करवा देंगे और रेप्लिकेशन को ये इनहिबिट करेंगे। और ये प्रोडक्ट होती हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन के। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल आती है एंथ्रासाइक्लिन्स की। ये जो एंथ्रासाइक्लिन है ना, इसके अंदर कुछ ड्रग्स आती हैं। कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? एक आता है डॉक्सोरूबिसिन, डाउनोरूबिसिन, डारोरूबिसिन। यही वाले तीन आप याद रख लें। ये हम आईवी रूट के थ्रू दे रहे होते हैं और ये लीवर के अंदर मेटाबोलाइज होती हैं और ये फीसिस के अंदर एक्सक्रीट होते हैं वाया बिलियरी ट्रैक। और जो डॉक्सोरूबिसिन है ना, इनमें वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैकेनिज्म की बात करें तो ये इनहिबिट करते हैं टोपोआइसोमरेज 2 को। एक तो ये इनहिबिट कर रहे हैं टोपोआइसोमरेज 2 को। टोपोआइसोमरेज 2 ने क्या करना होता है? सुपर कोइलिंग को इनहिबिट करना होता है, जो कि रेप्लिकेशन में इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से रेप्लिकेशन प्रिवेंट हो जाएगी। दूसरा, ये जनरेट करते हैं फ्री रेडिकल्स को एंड ऑक्सीजन फ्री रेडिकल। ये क्या करेंगे कि डीएनए स्ट्रैंड की ब्रेकेज कोज करवा देंगे। तीसरी बात वो ये कहता है कि हाईली अफिनिटी होती है डीएनए के साथ। डीएनए के साथ जब ये बाइंड करेंगे तो ये डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस को ये रोक देंगे और डीएनए स्ट्रैंड की ब्रेकेज कोज करवा देंगे। चौथा मैकेनिज्म होता है कि ये बाइंड करते हैं सेलुलर मेम्ब्रेन के साथ और उसकी फ्लूइडिटी को अल्टर कर देते हैं और आयन ट्रांसपोर्ट को भी ये अल्टर कर देते हैं, जिसकी वजह से जो इंटेग्रिटी होती है ना सेल मेम्ब्रेन की, वो इनहिबिट हो जाती है। जब इंटेग्रिटी इनहिबिट हो जाती है तो अल्टीमेटली सेल डेथ हो जाती है। सो मैकेनिज्म में ये चार मैकेनिज्म थे। एक टोपोआइसोमरेज 2 को इनहिबिट कर रहा था, दूसरा ये फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन करवा रहा था, तीसरा ये इंटरकलेस होकर डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस को ब्लॉक कर रहा था, और चौथा इसने फ्लूइडिटी को सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी और जो आयन ट्रांसपोर्ट थी ना, उसको जाकर इनहिबिट कर दिया था। नेक्स्ट आता है इसके क्लिनिकल यूजेस। क्लिनिकल यूजेस हम बारी बारी देखते हैं। डॉक्सोरूबिसिन की बात करें तो इसको हम यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैडर, एंडोमेट्रियल, टेस्टिकुलर, लिवर, स्टमक, थायराइड एंड लंग कैंसर में इसको यूज़ कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो चाइल्डहुड कैंसर होते हैं ना, फॉर एग्जांपल न्यूरोब्लास्टोमा, उसके अंदर भी हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। इविंग सार्कोमा के अंदर भी, ओस्टियोसार्कोमा में और रेप्डोमायोसार्कोमा के अंदर इसको यूज़ कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो ब्लड की मेलिग्नेंसीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल ALL, मल्टीपल माइलोमा, हॉजकिन एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, उसमें भी हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। फिर आता है डाउनोरूबिसिन। इसको हम मेनली AML यानी एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं इन कॉम्बिनेशन थेरेपी विद साइटाराबाइन। साइटाराबाइन के साथ हम इसको डाउनोरूबिसिन को यूज़ कर रहे होते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ AML। फिर आता है अडारोबिसिन। अडारोबिसिन की जब हम बात करते हैं ना, तो ये भी AML के अंदर यानी एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया में यूज़ होती है। ये भी साइटाराबीन के साथ हम दे रहे होते हैं। साइटाराबीन क्या थी? ये हमारे पास बेसिकली होती है पिरामिडीन एंटेगनिस्ट होती है। पिरामिडीन के सिंथेसिस को ये इनहिबिट करेगी। इसकी हम आगे जाकर बात भी करेंगे। फिर आती है एपिरूबिसिन। ये ब्रेस्ट कैंसर, मेटास्टेटिक गैस्ट्रिक और गैस्ट्रोएसोफेजियल कैंसर में हम यूज़ कर रहे होते हैं। फिर आता है मिटोक्सेंट्रॉन। मिटोक्सेंट्रॉन हार्मोन रिफ्रैक्टिव प्रोस्टेट कैंसर एंड लो ग्रेड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं तो इसमें इंपॉर्टेंट ये पहले दो वाले हैं, ये वाले दो। नेक्स्ट इसके एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं एंथ्रासाइक्लिन्स के। ये बेसिकली कार्डियोटॉक्सिसिटी कॉज करवाता है। कार्डियोटॉक्सिन कॉज करवाता है क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन करवाता है। ये वाले जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये कार्डियक स्मूथ मसल्स को जाकर डैमेज करने लग जाते हैं। अब इसमें हम एक रेस्क्यू थेरेपी देते हैं कार्डियोटॉक्सिसिटी के अंदर। डेट रेस्क्यू थेरेपी इन्वॉल्व एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेक्सरेजोक्सेन। ये डेक्सरेजोक्सेन क्या करता है कि ये जो आयरन मीडिएटेड फ्री रेडिकल जनरेशन होती है ना, फ्री रेडिकल जनरेशन में हमने पढ़ा था ना कि एक फेंटन्स रिएक्शन होता है। फेंटन रिएक्शन क्या होता है कि ये फ्री रेडिकल की जनरेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन। उसको इनहिबिट करने के लिए डेक्सरेजोक्सेन यूज होता है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि कार्डियक टॉक्सिसिटी प्रोटेक्ट हो गई। दूसरा इसका एडवर्स इफेक्ट है माइलोसप्रेशन एंड म्यूकोसाइटिस।
नेक्स्ट हमारे पास आता है माइटोमाइसिन। माइटोमाइसिन की जब हम बात करते हैं ना, तो ये एक्टिव होता है इन ऑल फेजेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के तमाम फेजेस में एक्टिव होता है। बेस्ट अवेलेबल ड्रग फॉर हाइपोक्सिक ट्यूमर सेल्स। हाइपोक्सिक ट्यूमर सेल्स में ये अपना एक्शन ज़्यादा परफॉर्म कर रहा होता है। ये बात एमसीक्यू उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूजेस की बात करें तो ये यूज़ होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ एनस, इंट्रा बेजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सुपरफिशियल ब्लैडर कैंसर, यानी ब्लैडर का सुपरफिशियल कैंसर होता है ना, उसमें भी हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। एडवर्स फैक्ट की बात करें तो ये HUS कोज करवाता है, यानी हीमोलिटिक यूरिमिक सिंड्रोम कोज करवाता है, और दूसरा ये इंटेस्टिनल न्यूमोनाइटिस भी कोज करवा रहा होता है माइटोमाइसिन। तो ये बात होगी सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक एजेंट्स की। तो हमने कौन कौन से एजेंट्स पढ़े हैं, एक दफ़ा दोबारा से रिव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की कि जो सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक एजेंट्स हैं उनको हम ऐसे क्लासीफाई करते हैं। अल्काइलिक एजेंट्स में हमने कौन कौन सी एग्जांपल्स पढ़ी हैं, साइक्लोफॉस्फामाइड पढ़ा है हमने, उसके अलावा ये वाले पढ़े हैं कार्मस्टीन, लोमस्टीन, उसके अलावा प्लेटिनम एनालॉग्स पढ़े हैं, सिस्प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन, ऑक्जेलीप्लेटिन। फिर हमने कहा एंटी ट्यूमर एंटीबॉडीज़, जिसमें हमने एंथ्रासाइक्लिन और माइटोमाइसिन की बात की है। अब हम बात करने लगे हैं सेल साइकिल स्पेसिफिक एजेंट्स की। अब कुछ एजेंट्स होंगे जो कि एस फेस के ऊपर एक्ट कर रहे होंगे, कुछ G1 एस फेस के ऊपर, G2 एम फेस के ऊपर और खाली एम फेस के ऊपर एक्ट कर रहे होंगे। हम बारी बारी इनकी डिटेल से बात करने लगे। स्टार्ट करते हैं जी। तो सेल साइकिल स्पेसिफिक एजेंट्स की जब हम बात करते हैं ना, तो इसमें सबसे पहले जब हम जिसकी हम बात करेंगे वो आता है हमारे पास एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स क्या करेंगे कि ये जो डीएनए की सिंथेसिस है ना, उसको इनहिबिट करेंगे। अब डीएनए किस किस चीज़ किन किन चीज़ों से बनता है, एक तो फॉलिक एसिड हमें पता है कि डीएनए के सिंथेसिस के लिए चाहिए होता है, उसके अलावा प्यूरिन्स और पिरामिडीन्स, इन सारी चीज़ों से बनता है ना डीएनए। तो अल्टीमेटली डीएनए के सिंथेसिस को इनहिबिट करने में ये वाले एजेंट्स इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहला एजेंट आता है एंटीफोलेट ड्रग्स। एंटीफोलेट नाम से ही जाहिर है कि ये फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे। इसमें मशहूर ज़माना ड्रग आता है मेथोट्रेक्सेट। अब ये जो मेथोट्रेक्सेट है, इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। इसको हम IV रूट के थ्रू भी दे रहे होते हैं, इंट्राथीकल रूट के थ्रू भी दे रहे होते हैं, ओरल रूट के थ्रू भी दे रहे होते हैं। ओरल बायोअवेलेबिलिटी इसकी सैचुरेबल है और इरेटिक है। इसकी रीनल एक्सक्रीशन होती है मेनली, मेन रूट ऑफ एलिमिनेशन, और उसकी ड्रग इंट्रैक्शन में हमारे पास एस्प्रिन आता है, एनसेड्स आते हैं, पेनिसिलिन है, स्फेलोस्पोरिन आते हैं, जो कि इसकी रीनल एक्सक्रीशन को इनहिबिट कर रहे होते हैं। अब ये जो इसके बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं ना, इसमें भी हम कुछ रेस्क्यू थेरेपी दे रहे होते हैं। इसको रेस्क्यू करने के लिए हम दे रहे होते हैं ल्यूकोवरीन। ये ल्यूकोवरीन हम इसके बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स को रिवर्स करने, यानी मेथोट्रेक्सेट के बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए दे रहे होते हैं, यानी ये रिवर्स करने के लिए दे रहे होते हैं। अब इस डायग्राम में हमें शो किया हुआ है मेथोट्रेक्सेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें पता है कि ये डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस को इनहिबिट करता है। जब डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस इनहिबिट होगा तो डाईहाइड्रोफोलेट टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, डाईहाइड्रोफोलेट टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, और अल्टीमेटली हमारे पास थायामिडीन की सिंथेसिस नहीं होगी। जब थायामिडीन की सिंथेसिस नहीं होगी तो डीएनए की भी सिंथेसिस नहीं होगी, और जब डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी तो कैंसर सेल आगे प्रोलिफरेट नहीं कर पाएगा। यूजेस की बात करें तो इसको हम यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर में, हेड एंड नेक कैंसर में, ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा में, प्राइमरी CNS लिम्फोमा में, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में, ब्लैडर कैंसर में और कोरियोकार्सिनोमा में। एडवर्स इफेक्ट्स इसके भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके एडवर्स इफेक्ट में हमारे पास म्यूकोसाइटिस आ जाता है, डायरिया आ जाता है, माइलोसप्रेशन आ जाता है, और हेपेटोटॉक्सिसिटी एंड पल्मोनरी फाइब्रोसिस। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग टर्म यूज़ की वजह से हमारे पास हेपेटोटॉक्सिसिटी और पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो जाता है। तो ये पहले एजेंट्स हो गए एंटी मेटाबोलाइट्स में मेथोट्रेक्सेट, जो कर फोलिक एसिड को इनहिबिट कर रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास वो वाले एजेंट्स आते हैं जो कि पिरामिडीन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे होते हैं। इसमें सबसे पहला एजेंट आता है 5-फ्लोरोयूरासिल। 5-फ्लोरोयूरासिल की जब हम बात करते हैं ना, तो ये एक तो थायमिडीन और जो यूरासिल है, उन दोनों की सिंथेसिस को ये इनहिबिट कर रहे होते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टीज इसकी ये है कि ये इनएक्टिव होता है पेरेंट फॉर्म के अंदर, IV रूट के थ्रू दे रहे होते हैं,
एक्सट्रीमली शॉर्ट हाफ लाइफ, इसकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, जिसकी वजह से हम इसको रिपीटेडली देना पड़ रहा होता है। इट इज़ कैटाबोलाइज्ड बाय द डाईहाइड्रोपायरामिडीन डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात होगी। अब इसमें इसका हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझते हैं कि 5-फ्लोरोयूरासिल सबसे पहले कन्वर्ट होगा इनटू FDUMP के अंदर। अब ये जो FDUMP है ना, ये इनहिबिट करेगा थायमिडीन सिंथेज एंजाइम को। थायमिडीन सिंथेज एंजाइम जब इनहिबिट होगा तो थायमिडीन की सिंथेसिस नहीं होगी, और जब थायमिडीन की सिंथेसिस नहीं होगी तो अल्टीमेटली हमारे पास DNA की सिंथेसिस नहीं होगी। दूसरा, ये फॉर्मेशन करवाएगा FUTP की। FUTP जब सिंथेसिस नहीं होगा तो RNA की सिंथेसिस नहीं होगी। तो ये दो मैकेनिज्म होते हैं इसके एक्शन के। क्लिनिकल यूजेस की बात करें तो ये ट्रीटमेंट ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर में यूज़ हो रहा होता है। कोलोरेक्टल कैंसर में हम इसको एडजुवेंट थेरेपी के थ्रू दे रहे होते हैं। दूसरा, ये सॉलिड कैंसर में यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर, स्टमक कैंसर, पेंक्रियास का कैंसर हो गया, एसोफेगस, लिवर, हेड एंड नेक एंड एनएस के कैंसर में हम इसको ये दे रहे होते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो ये माइलोसप्रेशन, GI टॉक्सिसिटी और स्किन के अंदर ये हैंड एंड फुट सिंड्रोम कॉज करवा रहा होता है। ये इसका स्पेसिफिक है, और एक ये वाला स्पेसिफिक है। DPT एंजाइम डेफिशिएंट पर्सन में ये स्फीयर टॉक्सिसिटी कॉज करवा रहे हैं। स्फीयर टॉक्सिसिटी क्यों करवा रहा है? क्योंकि हमने कहा ना कि ये मेटाबोलाइज होता है बाय DPT एंजाइम। DPT एंजाइम कौन सा एंजाइम है? डाईहाइड्रोपायरामिडीन डीहाइड्रोजिनेज। तो जिन पेशेंट्स में ये वाला एंजाइम डेफिशिएंट है तो उनमें टॉक्सिसिटी के चांसेस ज़्यादा होंगे। सो इसके टॉक्सिसिटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है स्किन टॉक्सिसिटी वाली और DPT एंजाइम डेफिशिएंट पर्सन्स वाली। नेक्स्ट पैरामिडीन सिंथेसिस इनहिबिटर में हमारे पास आता है साइटाराबाइन। अब ये जो साइटाराबाइन है ना, ये साइटोसिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। कैसे इनहिबिट करता है कि जो साइटाराबाइन है ना, ये साइटोसिन आर्बिनोसाइड होता है। साइटोसिन आर्बिनोसाइड क्या काम करेगा कि ये पिरामिडीन एंटी मेटाबोलाइड, ये सबसे पहले सेल के अंदर एंटर होगा, और सेल के अंदर जब ये एंटर होगा ना तो ये एक्टिव होगा बाय काइनेसिस। काइनेज इसके ऊपर एक्ट करेंगे और ये एक्टिव हो जाएगा इनटू ARA-CTP के अंदर, क्योंकि काइनेसिस ने क्या करवानी होती है? फॉस्फोराइलेशन करवानी होती है। अब ये जो ARA-CTP है ना, ये इनहिबिट करता है DNA पॉलीमरेज को। जब DNA पॉलीमरेज इनहिबिट होगा तो अल्टीमेटली DNA की सिंथेसिस रुक जाएगी। और बात करें तो ये स्पेसिफिक होता है S फेज के लिए, तो स्पेसिफिक एक्शन इसका होता है S फेज के ऊपर। इस डायग्राम में भी देखो तो ये सेल के अंदर एंटर हुआ और अल्टीमेटली इसके फॉस्फोराइलेशन हुई और इसने न्यूक्लियस के अंदर जाकर DNA पॉलीमरेज को इनहिबिट कर दिया, जिसकी वजह से सेल डेथ हो गई। और आपने इसमें ये याद रखना है कि ये स्पेसिफिक होता है फॉर S फेज। फिर आता है जेमसिटाबिन। जेमसिटाबिन की बात करें तो ये डीऑक्सीसाइटिडीन एनालॉग्स हैं, यानी ये भी साइटोसिन की ही सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। कैसे इनहिबिट करेगा कि ये कन्वर्ट होगा एक्टिव डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड फॉर्म के अंदर। जो डाइफॉस्फेट फॉर्म है ना, यानी जेमसिटाबिन डाइफॉस्फेट, ये इनहिबिट करती है राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज को, जिसकी वजह से डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन कम हो जाएगी और अल्टीमेटली DNA की सिंथेसिस कम हो जाएगी। क्या कि जेमसिटाबिन डाइफॉस्फेट ने इनहिबिट कर दिया राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज को, जिसकी वजह से हमारे पास डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन कम होगी और अल्टीमेटली DNA सिंथेसिस रिड्यूस होगी। दूसरी हमने इसकी फॉर्म पढ़ी है जेमसिटाबिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट फॉर्म क्या करेगी? ये DNA के अंदर जाकर डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट हो जाएगी और चेन टर्मिनेशन कॉज करवा देगी। तो एक इसकी डाइफॉस्फेट थी जिसने डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज को इनहिबिट करके DNA के सिंथेसिस को रिड्यूस कर दिया, और दूसरी इसकी ट्राइफॉस्फेट फॉर्म थी जिसने DNA के अंदर इनकॉर्पोरेट होकर चेन टर्मिनेशन कॉज करवा दी। तो ये बात होगी जेमसिटाबिन की। पिरामिडीन एंटेगनिस्ट के बाद हमारे पास आते हैं प्यूरिन एंटेगनिस्ट। प्यूरिन एंटेगनिस्ट में मशहूर ज़माना एग्जांपल आती है 6 मरकैप्टोप्यूरिन एंड 6 ग्वानिन की। ये एक्टिवेट होती है बाय HGPRTase। HGPRTase के थ्रू ये एक्टिव होते हैं टू द टॉक्सिक न्यूक्लियोटाइड, जो कि इनहिबिट करते हैं सेवरल एंजाइम इन्वॉल्विंग प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, यानी प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के सेवरल एंजाइम्स को ये जाकर इनहिबिट कर देते हैं। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कभी कभी पूछ लेते हैं कि प्यूरिन जो एंटेगनिस्ट है इनके मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस क्या है।
अब रेजिस्टेंस जाहिर सी बात है कि HDPRTs के थ्रू एक्टिव हो रहे हैं। अब इस HDPRTs के अंदर इसकी एक्टिविटी कम हो गई है म्यूटेशन की वजह से, या फिर उसने अपने अंदर अडेप्टेशन कुछ ऐसी डेवलप कर ली है जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्स नहीं जनरेट कर पा रहा। तो रेजिस्टेंट ट्यूमर हैव डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ HDPRTs and they increase the production of alkaline phosphatase that inactivate toxic nucleotide। सो रेजिस्टेंट ट्यूमर में दो काम हो रहे होते हैं। एक तो HDPRTs की एक्टिविटी कम होती है जिसकी वजह से 6-mercaptopurine और जो 6-thioguanine है वो अपने टॉक्सिक न्यूक्लियोटाइड फॉर्म के अंदर एक्टिव नहीं हो पाते, और दूसरा ये काम ये करते हैं कि ये इंक्रीज प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं अल्कलाइन फॉस्फेटेजेस की। अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या करते हैं कि ये टॉक्सिक न्यूक्लियोटाइड 6-mercaptopurine और 6-thioguanine ने बनाया था उसको ये जाकर इनहिबिट या फिर इनएक्टिवेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये इनकी ओरल बायो अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा लो होती है बिकॉज ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। दूसरा इसमें मेटाबॉलिज्म ऑफ 6-mercaptopurine xanthine oxidase इज इनहिबिटेड बाय xanthine oxidase इनहिबिटर। फॉर एग्जांपल इसमें एलोपुरिनोन और फिबोक्सोस्टैट आ जाता है। यूजेस की बात करें तो ये यूज़ होते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ CML एंड एक्यूट ल्यूकीमिया। टॉक्सिसिटी की बात करें तो इसकी टॉक्सिसिटी में स्पेसिफिकली मैंने लिखा है कि ये कॉज करवाते हैं हेपेटिक डिसफंक्शन। हेपेटिक डिसफंक्शन में भी ये कौन कौन सी डिजीज कॉज करवाते हैं? कोलिस्टेसिस, जॉन्डिस एंड नेक्रोसिस कॉज करवाते हैं। अब ये वाली बात के ये मेटाबॉलिज्म था 6-mercaptopurine का वो हो रहा था xanthine oxidase के थ्रू। अब जब हम xanthine oxidase इनहिबिटर्स दे देंगे, xanthine oxidase इनहिबिटर फॉर एग्जांपल एलोपुरिनोल और फिबोक्सोस्टैट, ये इस xanthine oxidase को इनहिबिट कर देंगे जिसकी वजह से हमारे पास हाफ लाइफ ज़्यादा हो जाएगी 6-mercaptopurine की। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिटर। इसको हम एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन्स भी बोलते हैं। एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक प्लांट होता है उसमें से ये एक्सट्रैक्ट होते हैं, इसलिए हम इसको जिसको हम पोडोफाइलोटॉक्सिन्स भी कहते हैं। तो उसमें से ये एक्सट्रैक्ट होते हैं जिसकी वजह से हम इसको एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन्स कहते हैं। ये स्पेसिफिकली एक्ट कर रहे होते हैं ऑन G1S फेज के ऊपर। इसके अंदर कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? एक इसके अंदर एटोपोसाइड आता है और टेनिपोसाइड इसके अंदर आता है। अब हम इनकी बात कर लेते हैं। ये क्या करते हैं कि ये टोपोआइसोमरेज 2 को इनहिबिट करते हैं। टोपोआइसोमरेज 2 ने क्या करना होता है? सुपर कॉइलिंग को इनहिबिट करते हैं। सुपर कॉइलिंग क्यों होती है? जब भी सेल डिवीजन हो रही होती है ना, सेल रेप्लिकेशन हो रही होती है, तो DNA के स्ट्रैंड्स के अंदर ना ट्विस्टिंग आती है, यानी सुपर कॉइलिंग डेवलप होने लग जाती है। उन सुपर कॉइलिंग्स को दोबारा से स्ट्रैंड को सीधा करने के लिए ना टोपोआइसोमरेज एंजाइम यूज़ होते हैं। ये टोपोआइसोमरेज एंजाइम क्या करेंगे कि DNA के स्ट्रैंड को स्ट्रेट करेंगे जिसकी वजह से DNA रेप्लिकेशन दोबारा से प्रोसीड हो रही होती है। तो जब हम टोपोआइसोमरेज को इनहिबिट कर देंगे तो सुपर कॉइलिंग अपनी उसी फॉर्म के अंदर रहेगी, और सुपर कॉइलिंग जब होगी ना तो जो DNA पॉलीमरेज है वो अपना एक्शन DNA के ऊपर परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अब इस फिगर में लेफ्ट साइड पर देखो तो टोपोआइसोमरेज शो किया हुआ है, और लेफ्ट साइड देखो तो कॉइल्ड फॉर्म के अंदर है, और राइट साइड पर देखो तो स्ट्रेट फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। इस सुपर कॉइलिंग को दोबारा से मतलब DNA को स्ट्रेट स्ट्रैंड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए टोपोआइसोमरेज यूज़ होगा, क्योंकि स्ट्रेट स्ट्रैंड के ऊपर ही DNA पॉलीमरेज ने अपना एक्शन परफॉर्म करना होता है। तो टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर का ये फ़ायदा होगा कि DNA जो है ना कैंसर सेल्स का, वो कॉइल्ड फॉर्म के अंदर ही रहेगा। जब वो कॉइल्ड फॉर्म के अंदर ही रहेगा ना तो DNA पॉलीमरेज अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली DNA रेप्लिकेशन रुक जाएगी। वहाँ यहाँ पे भी वही बात लिख रहे हैं कि इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिटिंग फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ टोपोआइसोमरेज 2 विद इनहिबिशन ऑफ DNA सिंथेसिस एंड फंक्शन। एटोपोसाइड, इसमें हमने कहा ना कि दो ड्रग्स थे, एटोपोसाइड एंड टेनिपोसाइड। एटोपोसाइड की बात करें तो ये सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होता है पोडोफाइलोटॉक्सिन का, जो कि एक्सट्रैक्ट होता है मे एप्पल रूट से। ये एक प्लांट है जिसमें से ये एक्सट्रैक्ट होते हैं। इसको हम दे रहे होते हैं IV रूट के थ्रू भी दे रहे होते हैं, और ओरल फॉर्मुलेशन में भी इसको हम दे रहे होते हैं। ओरल बायोअवेलेबिलिटी इसकी 50% है। सो ओरल डोजेज इज ट्वाइस देन दैट ऑफ द IV डोजेज, यानी IV डोजेज हमें पता है ना कि IV डोजेज की 100% बायोअवेलेबिलिटी है, तो ट्वाइस में ये IV के ही बराबर एक्शन परफॉर्म करेगा। ये एक्सक्रीट होता है इन द यूरिन, यानी ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो रहा होता है। क्लिनिकल यूजेस की बात करें तो ये जर्म सेल कैंसर में, स्मॉल सेल एंड नॉन हॉजकिन एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में, और गैस्ट्रिक कैंसर्स में ये यूज़ हो रहा होता है। एडवर्स इफेक्ट इसके जनरलाइज ही है कि ये एलोपेशिया और माइलोसप्रेशन वगैरह कोस करवा रहा होता है। नेक्स्ट टोपोआइसोमरेज 1 इनहिबिटर आते हैं।
इसके अंदर हमारे पास आयरिनोटिकन एंड टोपोटिकन आते हैं। टोपोआइसोमरेज 1 की एक्टिविटी की वजह से क्या होगा कि टोपोआइसोमरेज ने क्या करना होता है, एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग एंड रीलाइगेटिंग सिंगल डीएनए स्ट्रैंड, क्योंकि जब सुपर कॉइलिंग होती है ना, सुपर कॉइलिंग को स्ट्रेट फॉर्म में ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं कि सबसे पहले एक कट प्रोड्यूस करता है वो स्ट्रैंड के अंदर, और कट प्रोड्यूस कर कर स्ट्रैंड को सीधा कर कर दोबारा से वो लाइगेज एक्टिविटी के थ्रू स्ट्रैंड्स को जोड़ देता है, तो उसको इनहिबिट कर देते हैं टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर्स। इसके अंदर दो ड्रग्स हैं, टोपोटिकन एंड आयरिनोटिकन। फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो आयरिनोटिकन की बात करते हैं ना, तो ये प्रोडक्ट की फॉर्म में होता है, ये कन्वर्ट होता है लिवर के अंदर इनटू एक्टिव मेटाबोलाइट SN38 के अंदर। टोपोटिकन की बात करें तो ये एलिमिनेट होता है रीनली, वेयर एज आयरिनोटिकन एंड इस मेटाबोलाइट्स आर एलिमिनेटेड इन बाइल एंड फीसिस। यानी टोपोटिकन हम रीनली एक्सक्रीट कर रहे होते हैं और आयरिनोटिकन बाइल और फीसिस में एलिमिनेट हो जाता है। यूजेस की बात करें तो टोपोटिकन यूज होता है ओवेरियन कैंसर में एज सेकेंड लाइन थेरेपी, और आयरिनोटिकन मेटास्टेटिक कोलोरेक्टल कैंसर में यूज हो रहा होता है। नेक्स्ट आते हैं टैक्सेन्स। टैक्सेन एम फेज के ऊपर एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अंदर दो ड्रग्स आते हैं, पैक्लीटैक्सेल एंड डॉक्सीटैक्सेल। पैक्लीटैक्सेल एंड डॉक्सीटैक्सेल ये इंटरफेयर कर रहे होते हैं माइटोटिक स्पिंडल के साथ। जो माइटोटिक स्पिंडल्स होते हैं ना, उसके साथ ये इंटरफेयर कर रहे होते हैं। अब माइटोटिक स्पिंडल के साथ इंटरफेयर करके ये क्या करेंगे कि जो माइक्रोट्यूब्यूल की डिसअसेंबली है ना ट्यूबुलिन मोनोमर्स के अंदर, उसको ये प्रिवेंट कर रहे होते हैं। यानी टैक्सेन्स के बारे में आपने ये बात याद रखनी है कि ये माइटोटिक स्पिंडल के साथ इंटरफेयर कर रहे होते हैं। अब ये क्या करेंगे कि माइक्रोट्यूब्यूल की जो डिसअसेंबली होती है ना ट्यूबुलिन मोनोमर्स के अंदर, उसको ये प्रिवेंट कर रहे होते हैं। उसके बाद आपने ये याद रखना है कि ये मेटाबोलाइज होते हैं बाय साइटोक्रोम P450, और ये एक्सक्रीट होते हैं इन द फीसिस वाया हेपेटोबिलियरी रूट। यूजेस की बात करें तो ये सॉलिड ट्यूमर्स के अंदर यूज होते हैं और एड्स एसोसिएटेड कैपोसी सार्कोमा में यूज होते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अब इसमें देखो तो माइक्रोट्यूब्यूल की जो असेंबली है ना, डिसअसेंबली इनटू ट्यूबुलिन मोनोमर्स, वो यहाँ पर शो की हुई है। यहाँ पर देखो तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स की डीपोलिमराइजेशन यानी जो डिसअसेंबली है उसको इनहिबिट करने में हमारे पास ये इन्वॉल्व हुए हैं, यानी टैक्सेन्स। तो टैक्सेन ने क्या किया कि माइक्रोट्यूब्यूल की जो डिसअसेंबली है इनटू ट्यूबुलिन मोनोमर्स, उसको इनहिबिट कर दिया। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो ये हाइपर सेंसिटिविटी कोज करवा रहे होते हैं, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन कोज करवा रहे होते हैं, और इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेक्सामेथासोन, डाइफेनहाइड्रामाइन एंड H2 ब्लॉकर्स। दूसरा ये माइलो सप्रेशन कोज करवा रहे होते हैं, और माइलो सप्रेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय एल्ब्यूमिन बाउंड पैक्लीटैक्सेल फॉर्मुलेशन, जिसको हम कहते हैं एल्बा रेक्सेन के थ्रू हम माइलो सप्रेशन को इनहिबिट कर सकते हैं। अब आते हैं विनका एल्कोलॉइड्स। अब ये जो विनका एल्कोलॉइड्स है ना, और जो टैक्सेन्स हैं, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बच्चे आपस में कंफ्यूज कर जाते हैं। जो विनका एल्कोलॉइड्स है ना, ये क्या करते हैं कि ये फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल को ब्लॉक कर देते हैं। कैसे माइटोटिक स्पिंडल की फॉर्मेशन को ब्लॉक करते हैं कि ये ट्यूबुलिन डाइमर्स की असेंबली को इनहिबिट करते हैं, यानी ये ट्यूबुलिन डाइमर्स की आपस में असेंबली जो होती है ना, उसको इनहिबिट करते हैं। जबकि जो टैक्सेन्स पढ़े थे उन्होंने माइक्रोट्यूब्यूल्स की डिसअसेंबली को इनहिबिट किया था। जो विनका एल्कोलॉइड्स हैं ये इनहिबिट करते हैं ट्यूबुलिन डाइमर्स की असेंबली को, और ये एक्ट कर होते हैं एम फेज के ऊपर। ये भी मेटाबोलाइज होते हैं P450 के थ्रू और बाइलरी ट्रैक के थ्रू ये एक्सक्रीट हो रहे होते हैं। इसके अंदर 2-3 ड्रग्स आते हैं, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन एंड विनोरेल्बाइन इसके अंदर आ रहे होते हैं। विनब्लास्टिन की बात करें तो ये यूज होता है इन हॉजकिन लिम्फोमा, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, ब्रेस्ट कैंसर एंड जर्म सेल कैंसर। विनक्रिस्टिन की बात करें तो ये हॉजकिन एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में, मल्टीपल माइलोमा में और पीडियाट्रिक ट्यूमर्स के अंदर यूज हो रहा होता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो विनब्लास्टिन इसके मेनली वही वाले साइड इफेक्ट्स हैं जो कि जनरलाइज होते हैं, और विनक्रिस्टिन की बात करें तो ये न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज करवा रहा होता है। बस आपने ये याद रखना है, बाकी सारे जनरलाइज ही हैं, यानी विनक्रिस्टिन न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज करवा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास सेल साइकिल स्पेसिफिक एजेंट्स में आते हैं एंटी ट्यूमर एंटीबॉडीज़। इसके अंदर ब्लियोमाइसिन आ जाता है। ब्लियोमाइसिन क्या करता है कि ये बाइंड करता है डीएनए के साथ। डीएनए के साथ जब ये बाइंड करता है तो ये सिंगल एंड डबल स्ट्रैंड ब्रेक करवा देता है, जिसकी वजह से इसकी वजह क्या होती है कि फिर फ्री रेडिकल बनते हैं और फ्री रेडिकल जाकर डीएनए स्ट्रैंड की ब्रेकेज करवा देते हैं और नए डीएनए की सिंथेसिस भी रुक जाती है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है कि ये रीनली एक्सक्रीट हो जाता है। इसके यूजेस में हमारे पास हॉजकिन एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा आता है, जर्म सेल ट्यूमर आता है, हेड एंड नेक ट्यूमर आता है, और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ स्किन, सर्विक्स एंड वल्वा आ जाता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो ये पल्मोनरी टॉक्सिसिटी कॉज करवाता है, कफ, न्यूमोनाइटिस, डिस्पनिया एंड ड्राई इंस्पायरेटरी क्रैकल सेव करवा रहा होता है। इसके रिवर्स इफेक्ट इंपॉर्टेंट है।